ये कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत आइडल एआई से, जो एक सुपर फेमस गर्ल बैंड की लीडर है। ऐसी स्टार जिसने अपने गानों और परफॉर्मेंस से न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है। उसके डांस वीडियोस हर जगह वायरल होते हैं और लोग उसकी एक झलक के लिए पागल रहते हैं। लेकिन इस चमकदार ग्लैमर के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो अगर सामने आ जाए तो सुनने वाले भी चौंक जाएं। एआई के 2 जुड़वां बच्चे हैं जिनके बारे में किसी को भी भनक नहीं है, क्योंकि एक आइडल के तौर पर रिलेशनशिप या बच्चे होना फैंस की नजरों में गुनाह जैसा माना जाता है। वो अपनी माँ वाली जिंदगी को छुपा कर रखती है और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसके दोनों बच्चे भी कमाल के हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह टैलेंटेड। उसकी बेटी रूबी तो अपनी माँ की ही तरह एक पॉप स्टार बनना चाहती है और एआई उसे खुद ट्रेन करती है। माँ बेटी की ये जोड़ी दिन रात मेहनत करती है और रूबी हर स्टेप ऐसे सीखती है जैसे वो जन्मजात स्टार हो। वहीं उसका बेटा aqua भी किसी से कम नहीं। वो एक ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर बन चुका है। एक्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है जेनी से, जो एक घमंडी रेड हेड लड़की है जिसे लगता है कि दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। लेकिन जब aqua की परफॉर्मेंस सबको इम्प्रेस कर देती है तो जेनी का ईगो हर्ट हो जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एआई के करियर की ऊंचाइयां और नई नई जॉब ऑफर्स, यहाँ तक कि उसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में शो करने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन तभी कहानी में आ जाता है एक खतरनाक मोड़। बच्चे अपने पापा के बारे में सवाल करने लगते हैं। काफी सोच विचार के बाद एआई अपने बच्चों को उनके पिता से मिलवाने का फैसला करती है और उस कॉन्सर्ट की लोकेशन उसके पास भेजती है। लेकिन जब घर की डोरबेल बजती है तो दरवाजे पर कोई पापा नहीं बल्कि एक पागल फैन खड़ा होता है। वो आदमी जो एआई से इस हद तक ऑब्सेस्ड है कि उसकी हकीकत जानकर आगबूला हो गया है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एआई ने बच्चों को जन्म देकर अपने फैंस को धोखा दिया है। गुस्से में वो उस पर चाकू से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि वो झूठी है जिसने अपने फॉलोअर्स से प्यार का नाटक किया लेकिन असल में अपना खुद का सीक्रेट फैमिली रखा। aqua ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन हमलावर को जैसे होश आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। aqua फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है और घबराहट में बताता है कि उसकी माँ का पेट चाकू से जख्मी है, जल्दी पहुंचिए, नहीं तो उसकी माँ की रूह उसके मुंह से बाहर निकल जाएगी। एआई की सांसें टूटने से पहले वो अपने बच्चों को देखकर कहती है कि काश वो उन्हें बड़ा होते देख पाती। उसे पूरा यकीन है कि उसके बच्चे एक दिन ग्रेट एक्टर और डांसर बनेंगे और अपने आखिरी सांसों के साथ आंसू भरी आंखों से अपने बेटे से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर पूरे जापान में उसकी मौत की खबर फैल जाती है। हर जगह मातम छा जाता है और सबसे ज्यादा टूटा होता है उसका मासूम परिवार। बच्चे एक वीडियो देखते हैं जिसमें एआई ने उनके जन्म के समय कहा था, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। और फिर एआई के अंतिम संस्कार में aqua एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचता है। उसे लगता है कि उसकी माँ की हत्या के पीछे उसी के पिता का हाथ है जिसने उस पागल फैन को भेजा था ताकि एआई को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। तभी aqua ठान लेता है कि वो अपने असली पिता को ढूंढेगा और उससे अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। सालों बीत जाते हैं और अब दोनों भाई बहन खूबसूरत टीनेजर्स बन चुके हैं जो अब एक ऐसी स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ सेलिब्रिटीज ही हैं। वहाँ उन्हें मिलती है एक बिकिनी मॉडल और एक और फेमस आइडल जो लड़कों की नजरों का फोकस बनी रहती है। लेकिन इन सब के बीच रूबी के लिए सबसे जरूरी बात है अपनी माँ के सपनों को जीना। वो अभी भी एक आइडल बनना चाहती है, अपनी माँ के डांस स्टेप्स दोहराती है, उसकी ही तरह मुस्कुराती है और सोशल मीडिया पर फैंस से कनेक्ट करके अपने सपने की ओर कदम बढ़ा रही है। तभी उसे एक एजेंट एक आइडल ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है। लेकिन aqua को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे डर है कि कहीं रूबी भी अपनी माँ जैसी दुखद किस्मत का शिकार न हो जाए। इसी दौरान aqua की स्कूल में फिर से मुलाकात होती है उसी घमंडी जेनी से, जो अब थोड़ी मैच्योर हो गई है और पहले से ज्यादा सभ्य तरीके से बात करती है, दोस्ती की कोशिश भी करती है। लेकिन रूबी को ये लड़की आज भी बिल्कुल पसंद नहीं और वो उससे दूर रहने को कहती है। पर जेनी पीछे हटने वाली नहीं होती। वो aqua से लगातार बात करती है, यहाँ तक कि उसके घर तक घुस जाती है। तब वो अपनी परेशानियां बताती है। कोई उसे एक्टिंग जॉब नहीं दे रहा, सब उसे फ्लॉप कहकर रिजेक्ट कर रहे हैं और ये उसे अंदर से तोड़ चुका है। इसी बीच जेनी चाहती है कि aqua उसके साथ एक रोमांटिक फिल्म में काम करे। aqua पहले तो मना करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम सुनता है वो चौंक जाता है, क्योंकि यही शख्स उसकी माँ के करीबी लोगों में से एक था। बस फिर क्या था, aqua रोल एक्सेप्ट कर लेता है और उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो चालाकी से एक सिगरेट चुरा लेता है ताकि डीएनए टेस्ट कर सके। इस बीच जेनी का दिल धीरे धीरे aqua के लिए धड़कने लगता है, क्योंकि aqua न सिर्फ एक शानदार एक्टर है बल्कि उसमें कुछ रहस्यमय सा आकर्षण भी है। aqua उसे स्कूल के बाद मिलने को कहता है और जेनी तो खुशी से झूम उठती है। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, खुद को पूरी तरह तैयार कर लेती है। लेकिन जब वो पहुंचती है तो उसे aqua नहीं बल्कि रूबी मिलती है, जो उसे सीधा पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एक आइडल ग्रुप बनाना चाहोगी? जेनी चौंक जाती है और साफ साफ मना करने वाली होती है।
लेकिन रूबी जोर डालती है, कहती है कि जब भी उसने अपने ग्रुप के बारे में सोचा, जेनी ही पहली लड़की थी जो दिमाग में आई, क्योंकि वो टैलेंटेड है, फेमस है और अभी उस उम्र में है जहां वो एक आइडल बन सकती है। रूबी उससे गुजारिश करती है कि इस मौके को यूं ही मत जाने दो, लेकिन बात तभी बनती है जब aqua खुद सामने आता है। वो सीधे उसके सामने घुटनों पर बैठता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम हमारे साथ होगी तो हमारा ग्रुप सुपरहिट हो जाएगा। ये सुनते ही जेनी का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाता है। वो तो जैसे हवा में उड़ने लगती है। फिर वो उनके साथ घर चलती है और ग्रुप ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अब जब ग्रुप बनने लगता है और नए मेंबर्स की तलाश शुरू होती है तो अचानक एंट्री होती है एक सुपर मस्कुलर आदमी की, जो स्विमसूट में और सर पर बतख जैसी टोपी पहने आता है। लेकिन वो कोई पागल नहीं, बल्कि एक पॉपुलर फिटनेस ट्रेनर है जो सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो बनाता है और अब इनकी मदद करने आया है। उधर दूसरी तरफ aqua को बुलावा आता है उस शातिर प्रोड्यूसर की तरफ से जिसने उसकी माँ के साथ काम किया था। प्रोड्यूसर उसे एक डेटिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने का ऑफर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि aqua हैंडसम है और लड़कियों को पसंद आएगा। aqua पहले तो सोचता है, लेकिन फिर एक शर्त पर हाँ कर देता है, अगर ये प्रोड्यूसर उसकी माँ के बारे में सच्चाई बताए। शो का नाम है एमोर दे वेरदाद, एक रोमांटिक रियलिटी शो जहां 3 लड़कियां और 3 लड़के एक घर में रहते हैं, बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बीच उन्हें सच्चा प्यार मिल जाए। aqua वहां पहुंचकर बनावटी मुस्कान और शालीनता से सबको इम्प्रेस करता है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस बदले की आग जल रही है। शो के दौरान उसकी मुलाकात होती है मीचो से, जो एक यूट्यूबर है और उसका सपना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना। फिर उसे मिलती है अकाने, सिर्फ 17 साल की एक यंग एक्ट्रेस जो शो में सिर्फ इसलिए आई है ताकि फेम पा सके। लेकिन शुरुआत से ही उसकी नजरें बस aqua पर ही टिकी रहती हैं। उधर जेनी जब ये सब शो में देखती है तो अंदर ही अंदर जलने लगती है, खासकर तब जब एक सीन में अकाने और aqua टहलते हुए नजर आते हैं और अचानक अकाने उसके कान में फुसफुसा कर कहती है, मैं सोच रही हूँ कि यहीं तुम्हें किस कर लूं। aqua सन्न रह जाता है और ये पूरा सीन कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। लेकिन इसके बाद कहानी लेती है एक और गंभीर मोड़। अकाने बताती है कि वो शो छोड़ने की सोच रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर उसे लाखों भद्दे और नीच कमेंट्स मिल रहे हैं। मीचो भी मानती है कि उसके चैनल पर भी उसे ट्रोल्स और स्टॉकर्स से डील करना पड़ता है, लेकिन वो कहती है अगर हम हार मान लेंगे तो जीत उन ट्रोल्स की होगी। इसी बीच शो की एक और कपल का रोमांटिक मोमेंट इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है और अकाने को तकलीफ होती है कि सारी लाइमलाइट उससे छिन गई है। अपनी जगह पाने के लिए वो aqua को फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और उसमें अकाने के चेहरे पर खरोंच भी आ जाती है। अकाने अब ऑन स्क्रीन बहुत सौम्य और मासूम बनकर दिखने की कोशिश करती है ताकि ऑडियंस की सहानुभूति जीत सके, और सच में उसका नाम न्यूज में आने लगता है, लेकिन गलत वजहों से। सोशल मीडिया पर लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं, न्यूड तस्वीरें शेयर हो जाती हैं और जब वो क्लास में जाती है तो बाकी लड़कियां उसके बारे में भद्दी बातें करती हैं। धीरे धीरे वो रातों की नींद खो देती है, स्ट्रेस में उल्टी करने लगती है और आखिरकार थक हार कर एक दिन पुल की रेलिंग पर चढ़ जाती है अपनी जान देने के लिए। लेकिन तभी aqua समय पर वहां पहुंच जाता है। वो उसे रोकता है, उसकी आंखों में देखता है और उसे कई ऐसी वजहें बताता है जिनकी वजह से उसे जीना चाहिए। बाद में पुलिस स्टेशन में अकाने को शांत किया जाता है और aqua, जो खुद अपनी मां की दर्दनाक मौत से मानसिक स्वास्थ्य के मामलों को लेकर संवेदनशील हो चुका है, फैसला करता है कि वो अकाने की पब्लिक इमेज को सुधारने में उसकी मदद करेगा। सबसे पहले मीडिया को एक स्टेटमेंट दी जाती है कि शो की टीम ने एक नाबालिग लड़की पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। फिर aqua अपने दोस्तों को लेकर अकाने के साथ बीच पर जाता है। वहाँ सब मिलकर मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं और हंसते हुए ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करते हैं। एक नई शुरुआत की उम्मीद में वो सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं, गाने, डांस, हंसी मजाक, जैसे कोई प्यारी सी फैमिली हो, और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि साथ रहना कितना खूबसूरत होता है। aqua की प्लानिंग और कोशिशों की वजह से अकाने, जो कभी अकेली और टूटी हुई लगती थी, अब बन जाती है एक सुपर पॉपुलर गर्ल जिसके चारों तरफ सिर्फ तारीफें और कैमरे होते हैं। उसकी हर फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, लाखों लाइक्स आ रहे हैं और अकाने को ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है। सबसे बढ़कर इसलिए क्योंकि ये सब aqua की वजह से हुआ है और धीरे धीरे वो aqua से प्यार भी करने लगती है। एक दिन उससे पूछा जाता है कि उसकी ड्रीम गर्ल कैसी होनी चाहिए और aqua कहता है जिसकी स्माइल बड़ी हो और जिसकी आंखों में फरिश्तों जैसा नूर हो और जो एक आर्टिस्ट हो। अकाने ये बात दिल में नोट कर लेती है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर देती है, एकदम आइडल्स जैसी बन जाती है, बाल उसी तरह स्टाइल करती है और जब वो aqua को देखती है उसकी आंखों से जैसे तारों की बारिश होने लगती है। aqua कुछ पल के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वहीं मीचो, जो यूट्यूबर है, एक्साइटेड होकर कहती है, अरे वाह कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों साथ में। स्कूल में भी अब सब यही कहने लगते हैं कि aqua और अकाने की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, जिससे जेनी का जलना स्टार्ट हो जाता है। उसी समय aqua उससे पूछता है चलो आज क्लास बंक करते हैं, और जेनी खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसके लिए aqua के साथ वक्त बिताना किसी सपने से कम नहीं। अब aqua दोनों लड़कियों के दिल के करीब है और सच्चाई भी यही है कि दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे खींचता है। अकाने की सादगी,
मासूमियत और स्टार जैसी चमक और जेनी की बोल्डनेस, एक्सप्रेशन और उसके साथ बिताए पल दोनों ही उसके लिए कुछ खास हैं। फिर आता है रियलिटी शो का फिनाले। अक्वा और अकाने एक रोमांटिक वॉक पर जाते हैं और अक्वा हिम्मत जुटाकर उसे अपने सीने से लगाता है और उसके होठों पर एक प्यार भरा किस करता है, जो अकाने के लिए बहुत खास है क्योंकि ये उसका पहला किस होता है। लेकिन ये सब देख रही होती है जेनी और उसे यकीन हो जाता है कि अक्वा और अकाने सच में कपल बन चुके हैं। शो भी ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन फिर अक्वा सबको चौंकाते हुए कहता है कि उसने अभी तक अकाने से प्यार नहीं किया। ये सब शो का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि ऑडियंस उन्हें इतना पसंद करती है, वो दोनों तय करते हैं कि कुछ समय तक ऐसे ही कपल का नाटक करेंगे। इसी दौरान अक्वा को पता चलता है कि मी चो भी एक टाइम पर आइडल बनना चाहती थी, लेकिन कभी बन नहीं पाई और आज भी वो अधूरा सपना उसके दिल में जिंदा है। ये जानकर अक्वा को आइडिया आता है क्यों ना उसे रूबी के आइडल ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। वो उसे अपने घर लाता है, रूबी से मिलवाता है और इंटरनेट पर उसकी फैन फॉलोइंग देखकर सब दंग रह जाते हैं। फिर उसे ऑफर देते हैं कि वो ग्रुप का हिस्सा बने। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तब पता चलता है कि मी चो की असली उम्र है 25 साल। और भले ही हमें ये कोई बड़ी बात ना लगे, आइडल इंडस्ट्री में ये उम्र जरा सी भी बड़ी मानी जाती है क्योंकि आइडल बनने की परफेक्ट एज मानी जाती है 20 साल। ये जानकर मी चो का दिल टूट जाता है और वो रो पड़ती है। लेकिन रूबी और बाकी लोग उसे समझाते हैं, आइडल बनने के लिए उम्र नहीं, जज्बा चाहिए होता है। अगर तुम्हारे अंदर डांस करने और लोगों को खुश करने की सच्ची चाह है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मी चो के अंदर वो जज्बा है, इसलिए उसे टीम में शामिल कर लिया जाता है और इस तरह शुरू होती है एक नई चमकती हुई आइडल जर्नी। एक्वा जेनी से बात करना चाहता है, लेकिन वो अब अकड़ दिखा रही है। उसे सीधे सीधे कहती है कि तू तो लड़कियों का खिलाड़ी है, मुझसे बात मत कर, जा उसी केन को किस करने जिसकी फोटो तूने अभी अभी इंस्टाग्राम पर डाली है। एक्वा का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो मजबूरी में अकाने के साथ बाहर जाता है ताकि सबको लगे कि वो अभी भी रियलिटी शो वाली रोमांटिक जोड़ी है। दोनों एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। लेकिन जैसा कि सोचा था, जेनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर यूट्यूबर मी चो अब पूरी तरह से नए आइडल ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है और तीनों मिलकर अपना पहला प्रमोशनल वीडियो शूट करती हैं। वो अपने अपने स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स और पर्सोनैलिटी को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं और सभी के फैंस दीवाने हो जाते हैं। तभी जेनी और एक्वा की अचानक टक्कर होती है और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां उनकी आंखों में सिर्फ प्यार झलक रहा होता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे हर तरफ की दुनिया रुक गई हो। इस सब के बीच ग्रुप में अब बहस छिड़ जाती है, कौन होगा सेंटर पोजीशन पे। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि सेंटर मतलब पूरा फोकस उसी पर, वही बनेगी बैंड की लीडर। बहुत सोच विचार के बाद तय होता है कि जेनी को ये रोल मिलेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। सब कुछ तय हो जाता है और लड़कियां अब जोर शोर से ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। लेकिन जेनी का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। वो खुद को आईने में देखती है और कहती है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि लीडर बने। खुद को नीचा दिखाती है, डिप्रेस हो जाती है। लेकिन तभी एक्वा आता है जैसे कोई मसीहा एंड उसे एक पानी की बोतल थमाता है और कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि जेनी उससे इतनी बेरुखी से पेश आ रही है। एक्वा उसे हौसला देता है और दिल से कहता है कि वो इस बैंड के लिए परफेक्ट है। उसकी बाकी दोनों दोस्त भी उसे समझाती हैं कि आइडल बनना सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी झेलने का नाम है और इसमें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर ही जीतते हैं। तीनों आपस में एक दूसरे को हिम्मत देती हैं और फिर आती है सबसे बड़ी खबर, उन्हें एक मेगा आइडल बैंड कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करने का मौका मिला है। अगर इसमें जीत गई तो रातों रात फेमस हो जाएंगी। तीनों इतनी मेहनत करती हैं जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। रूबी तो जैसे आग बन जाती है क्योंकि उसके लिए ये सब उसकी मम्मी की याद में है। वो चाहती है कि जहाँ भी उसकी माँ हो उसे अपनी बेटी पर गर्व हो। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट तब आता है जब जेनी एक बार फिर कमजोर पड़ती है और एक्वा फिर से उसे बचाने आता है। उसके एक एक शब्द से जेनी का टूटता दिल फिर से जुड़ता है। एक्वा कहता है कि वो बाहर से नहीं अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है और बस ये सुनते ही जेनी के चेहरे पर फिर से चमक लौट आती है। उसके बाद लड़कियां अपने कॉन्सर्ट के लिए कपड़े चुनती हैं, माइक के रंग तय करती हैं और यहाँ तक कि डांस खत्म करने के बाद वाली फाइनल पोज भी फिक्स करती हैं, क्योंकि आइडल वर्ल्ड में हर छोटा सा डिटेल सफलता के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आता है वो पल जब रूबी और उसकी टीम परफॉर्मेंस की तैयारी के हिस्से के तौर पर एक दूसरे के चेहरे पर केक फेंकती हैं। हाँ, ये भी एक्ट का हिस्सा है, लेकिन इतना डांस और प्रैक्टिस करने के बाद सभी लड़कियां थक जाती हैं सिवाय जेनी के, जो अब भी जोश में उबल रही होती है। वो बाकियों को कमजोर कहती है और बताती है कि वो तो बचपन से एक्ट्रेस है और तभी से एक्सरसाइज कर रही है, इसलिए उसमें ज्यादा स्टेमिना है। उसकी एनर्जी बाकियों को भी मोटिवेट कर देती है और अगली सुबह वो सब पहुंचते हैं आइडल फेस्टिवल में, जहाँ जाकर उनकी आंखें खुल जाती हैं। वहाँ हजारों लड़कियां हैं जिनके सपने वही हैं जो इन तीनों का है, एक स्टार बनना। और उनके टैलेंट को देखकर रूबी और उसकी टीम दंग रह जाती है। इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती हैं, जहां उन्हें शॉक लगता है क्योंकि वो एक शेयरिंग रूम है
जिसमें कई ग्रुप्स होते हैं। असली फेमस आइडल्स को तो अपना पर्सनल ग्रीन रूम मिलता है, बट अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंची हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत करनी होगी। सब साथ में खाना खाती हैं, लेकिन जेनी थोड़ी नर्वस हो जाती है। वॉशरूम जाती है और वहाँ दूसरी लड़कियों को उसे घूरते हुए पाती है। वो सब आपस में कहती हैं कि जेनी तो एक फेलियर है, लेकिन जेनी जानती है कि वो इन बातों से टूट नहीं सकती, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं पूरे ग्रुप की है और इस पल के लिए उन्होंने महीनों तक पसीना बहाया है। तभी रूबी उसे एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देती है और कहती है कि तू में सच्चा टैलेंट है, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। और बस फिर क्या, तीनों मंच पर जाती हैं और पहली बार इतने बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती हैं। लेकिन कमाल ये है कि उनका डांस बिल्कुल परफेक्ट होता है, इतना सटीक और कनेक्टेड कि ऑडियंस झूम उठती है। पर तभी एक टेंशन वाला मोमेंट आता है। जेनी को स्टेप्स याद नहीं रहते और उसका दिल बैठने लगता है। लेकिन तभी दूर एक चमकदार रोशनी के पीछे से एक्वा नजर आता है। वो भीड़ के बीच खड़ा होकर वही स्टेप्स करने लगता है। उसके मूव्स और उसकी मोहब्बत का जादू जेनी को अपनी याद दिला देता है और वो फिर से जोश में आकर डांस पूरी एनर्जी से कंप्लीट करती है। शो धमाकेदार होता है और ऑडियंस पूरे जोश से उनके ग्रुप का नाम चिल्लाती है। अब ये तीनों भी धीरे धीरे फेमस हो रही हैं, लेकिन जेनी अभी भी एक्वा की और अकाने की रिलेशनशिप में उलझी हुई है। वो एक्वा से पूछती है तो एक्वा कहता है कि वो दोनों सिर्फ इंस्टाग्राम पर फेक फोटो पोस्ट करते हैं, असल में तो कुछ नहीं है। ये सुनकर जेनी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। इसके बाद एक्वा एक रोमांटिक सीरीज में काम करने लगता है और उसकी को स्टार होती है अकाने। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात होती है साया से, जो जापान का सबसे पॉपुलर एक्टर है। लेकिन साया उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और सीधे तौर पर उसे दुश्मन समझता है। दोनों के बीच अब दुश्मनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस बीमार पड़ जाती है और एक्वा को लगता है क्यों ना जेनी को बुला लूं। और जैसे ही जेनी सेट पर आती है, वो खुश होती है कि अपने प्यारे एक्वा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बट ट्विस्ट ये है कि अब जेलसी का तूफान शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों लड़कियां जेनी और अकाने अब एक्वा के होठों की दीवानी हैं और सेट पर एक तगड़ा लव ट्रायंगल बनने वाला है। वो दोनों लड़कियां अब एक्वा को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं और हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डायरेक्टर को खुद बीच में आकर झगड़ा रुकवाना पड़ता है। फिर आती है एक इमोशनल सीन की बारी, जिसमें एक्वा को रोना होता है, बट वो रो नहीं पाता जब तक कि उसके दिमाग में बचपन की यादें नहीं लौट आती। उसे याद आता है अपनी माँ एआई की चमकती आंखें, उनके साथ बिताए हुए खुशहाल पल, और वही सब सोचते हुए वो इतना टूट जाता है कि उसे भयंकर पैनिक अटैक आ जाता है। सब लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन एक्वा एक दर्दनाक ट्रांस में चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ की मौत का सीन देख रहा होता है और खुद को ही दोष दे रहा होता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसका ये बचपन का ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि अगले कुछ दिन वो अंधेरे में डूबा हुआ सा लगता है। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा राज कि वो असल में खुद महान आइडल ए का बेटा है, जो उसे अब तक नहीं पता था। जब उसे होश आता है तो अकाने उसे गले लगाती है और कहती है, तू जो दर्द झेल रहा है वो मैं भी बांटना चाहती हूँ। लेकिन एक्वा का दर्द उससे भी ज्यादा गहरा है। वो साफ साफ कहता है कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पिता को ढूंढकर उसे खत्म करना। इसके बाद उनकी सीरीज रिलीज होती है और सोशल मीडिया पर सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन कैमरे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। जेनी और अकाने की लड़ाइयां थमने का नाम ही नहीं लेती। जेनी जलन में कहती है कि वो ज्यादा फेमस है और अकाने की एक्टिंग तो कुछ खास नहीं। पर अकाने को जवाब देने के लिए जेनी सबके सामने धमाकेदार एक्टिंग करती है और इतना कमाल करती है कि वो पूरे इंटरनेट पर छा जाती है। सब जगह उसी की बातें होती हैं। इवन यूट्यूबर भी आकर उसे बधाई देती है। इतने में एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर जेनी को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है और रूबी उससे रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से गाने कंपोज करे, क्योंकि उसका सपना है जल्दी फेमस होना। प्रोड्यूसर भी जोश में आकर सब कुछ छोड़कर गाना कंप्लीट करता है और जब रूबी और उसकी टीम गाना सुनती है तो सबकी आंखें चमक जाती हैं। उन्हें गाना इतना अच्छा लगता है कि वो फौरन उसे रिकॉर्ड करने का प्लान बनाते हैं। तभी एक्वा के पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है और उसमें खुलासा होता है कि साया, जिससे उसकी दुश्मनी चल रही थी, असल में उसका सौतेला भाई है। एक्वा तुरंत उससे अपने पिता की पहचान पूछता है। साया उसे घर ले जाता है और बताता है कि उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं, बट इतना जरूर जानता है कि वो एक नंबर का प्लेबॉय था, जो लड़कियों को फंसाकर उनके साथ सोता था और फिर छोड़ देता था, जैसे उसकी माँ के साथ हुआ। एक्वा ये सब सुनकर टूट जाता है और जाकर रूबी को सब बता देता है। दोनों को ये जानकर गहरा झटका लगता है कि उनका बायोलॉजिकल पिता इतना घटिया इंसान था। एक्वा सोचता है कि कहीं ये बुराई उसके डीएनए में तो नहीं, बट तभी जेनी उसे पकड़ती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तेरा दिल तो सूरज जैसा पाक है, तू मोहब्बत कर सकता है और मोहब्बत के काबिल है। ये सुनकर एक्वा को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर सब लड़कियां एक ट्रिप पर निकलती हैं, जहां वो अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करने वाली होती हैं और वहां अकाने भी साथ आ जाती है। लेकिन जेनी को ये जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक्वा को सिर्फ अपने लिए चाहती है। और अब शुरू होने वाला है एक और लव टेंशन का धमाका। रूबी शादी की बात छेड़ देती है और एक्वा से पूछ बैठती है कि वो दोनों आखिर कब शादी करने वाले हैं, ये मानकर कि वो और जेनी एक कपल हैं। ये सुनते ही जेनी का खून खौल उठता
है और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। अक्वा उसके पीछे जाता है और जब उसे पकड़ता है तो कहता है कि अब बहुत हो गया। वो जल्द ही सबको अपनी असली रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला है। ये सुनकर जेनी का गुस्सा एकदम हवा हो जाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। यूट्यूबर भी अब धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि एक्वा और जेनी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी चल रहा है। लेकिन जब जेनी अपना हिस्सा शूट कर रही होती है तभी अक्वा और अकाने शहर में घूमने निकलते हैं और ये वही जगह होती है जहां अक्वा और उसकी बहन रूबी का जन्म हुआ था। वो दोनों एक पुरानी टूटी हुई हवेली में दाखिल होते हैं जो एक पुराने दोस्त की थी और ये जगह आगे चलकर बहुत अहम बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर गर्ल बैंड एक नई गाने के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही होती है जिसमें सबका थीम होता है प्रिंसेस स्टाइल। माहौल इतना पॉजिटिव होता है कि अकाने खुद आगे आकर जेनी की ड्रेस सही करती है और इससे ये साफ हो जाता है कि अब उनके बीच की दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है। जेनी अब अपनी दोस्तों के साथ खुशी खुशी डांस करती है, लेकिन तभी डायरेक्टर को लगता है कि वीडियो में अभी भी कुछ स्पेशल टच मिसिंग है। तो वो जेनी से कहती है ऐसे घूमो जैसे तुम किसी को प्यार से देख रही हो, और वो जैसे ही ऐसा करती है अक्वा की तरफ देखती है जिससे साफ है कि वो उससे कितना डीपली कनेक्टेड है। अक्वा को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि जेनी एक दिन सुपरस्टार आइडल बन सकती है, लेकिन अकाने उसके ख्वाबों पर पानी फेर देती है। वो याद दिलाती है कि आइडल्स के पास ना तो प्यार की आजादी होती है और ना ही दोस्ती की, क्योंकि अगर फैंस को पता चला तो वो जलने लगते हैं और फिर वही सब हो सकता है जो उसकी माँ के साथ हुआ था। ये सुनकर अक्वा बहुत सतर्क हो जाता है और फैसला करता है कि आगे से वो जेनी से बहुत सावधानी से मिलेगा, कहीं कोई उन्हें साथ ना देख ले। इस बीच रूबी और अकाने जंगल में टहल रही होती हैं और रूबी उसे बताती है कि वो कभी एक डॉक्टर के प्यार में पड़ गई थी जो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था, बट एक दिन वो अचानक गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। जंगल में ही उन्हें एक इंसानी कंकाल दिखता है और पता चलता है कि वो डॉक्टर पहाड़ से गिरकर मर चुका है। ये सुनते ही रूबी की दुनिया हिल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है फूट फूट कर रोते हुए। पुलिस मौके पर आती है और डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद रूबी से पूछताछ होती है और वो सबको बताती है, लेकिन इस हादसे ने उसे अंदर से बदल दिया है। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी है और अब उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती है जिसे उसके दोस्त भी नहीं मिटा पा रहे। इधर अक्वा अकेन से बात कर रहा होता है और जब लग रहा होता है कि अब उनका ब्रेकअप हो जाएगा तभी अक्वा कहता है, तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो। ये सुनकर अकाने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि शायद वो उसके लिए बोझ बन चुकी है, लेकिन अक्वा कहता है कि वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि सच में उसके साथ एक जिंदगी जीना चाहता है और उसकी हिफाजत करना चाहता है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा कि अक्वा असल में अपनी पिछले जन्म में वही डॉक्टर था जो रूबी और उसके जुड़वा भाई के जन्म के समय एआई की देखभाल कर रहा था और वो उसी का बहुत बड़ा फैन भी था। एक ही वक्त पर अक्वा की मुलाकात रूबी से होती है, एक छोटी बच्ची जिसे कैंसर था, लेकिन वो भी उसी आइडल की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है और तभी एक साइकोपैथ अक्वा को भी मार देता है, जिससे दोनों की दोबारा जन्म होता है उसी आइडल के जुड़वा बच्चों के रूप में। वो आइडल इस रात से बिल्कुल अनजान होती है, लेकिन उनके प्यार, उनकी ममता ने इन दोनों को ऐसा बांध लिया कि वो उन्हें अपनी सगी माँ मानने लगे। अब रूबी भी अपनी माँ के कातिल को ढूंढना चाहती है और इसलिए वो उसकी कब्र पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ चल रही होती है एक सुनहरे बालों वाला आदमी सामने आता है और वही है असली अपराधी जिसकी वजह से उनकी माँ की जान ली गई थी। इसके बाद घर लौटकर सब मिलकर अपना शूट किया हुआ वीडियो देखते हैं और यूट्यूबर उसे अपने चैनल पर अपलोड कर देती है। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर धमाका कर देता है। वो इतनी वायरल हो जाती हैं कि हर जगह बस उन्हीं की चर्चा होने लगती है। इंटरव्यूज की लाइन लग जाती है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। इतनी पॉपुलैरिटी कि अब वो सड़कों पर बिना मास्क के निकल ही नहीं सकती। सोशल मीडिया बन चुका है, उनकी लाइफ और उनके फॉलोअर्स की गिनती आसमान छू रही है। लेकिन इस सब के बीच जेनी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, क्योंकि अक्वा उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। यूट्यूबर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और जब अक्वा से बात करती है तो पता चलता है कि वो जेनी से इसलिए दूर हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उन्हें कपल समझे और फिर किसी पागल फैन की नजर उन पर पड़ जाए। इस बीच एक और मुश्किल आ जाती है। पब्लिक अब चाहती है कि रूबी को बैंड का सेंटर बनाया जाए और जेनी को साइड में कर दिया जाए। इससे टीम के अंदर बहस और जलन का माहौल बन जाता है। वहीं केन और एलिया अपनी माँ की मौत की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और शॉकिंग ट्विस्ट ये आता है कि उनकी माँ को अक्वा के पापा ने नहीं मारा था, बल्कि ये सब उस शख्स ने किया था जो उनकी माँ का एक रहस्यमयी प्रेमी था। अक्वा खुद को ही दोष देता है और जैसे ही वो अपनी उलझनों में फंसा होता है तभी जेनी उसके सामने गिर जाती है और जोर से अपना पिछवाड़ा चोटिल कर बैठती है। अक्वा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो फिसली, लेकिन जेनी को लगता है कि अक्वा उससे नफरत करता है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो अक्वा अपना छाता थमा देती है, ये दिखाने के लिए कि उसके दिल में अब भी उसके लिए जगह है। जेनी की आंखों से आंसू थमते नहीं और तभी अक्वा उसे फिर से ढूंढते हुए पार्क में आता है, वही पार्क जहाँ वो स्कूल के बाद मिला करते थे। लेकिन दूसरी ओर जेनी अपनी एक दोस्त के साथ डिनर पर जाती है जहाँ मौजूद होता है एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर जो जेनी में काफी दिलचस्पी
लेने लगता है। वो उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है और अपनी अगली फिल्म में काम का ऑफर देता है, जिससे जेनी बहुत खुश हो जाती है। वो उसे अपनी स्क्रिप्ट पढ़वाने के बहाने अपने घर बुलाता है, लेकिन उसकी नीयत में खोट होता है। वो जेनी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी रोते रोते वहां से किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। अफसोस की बात ये होती है कि रेस्टोरेंट और उसके घर के बाहर उनकी साथ की तस्वीरें किसी ने क्लिक कर ली होती हैं। जैसे ही वो वायरल होती हैं, हर तरफ बस इसी स्कैंडल की चर्चा होने लगती है। जेनी को खुद को सबकी नजरों से छुपाना पड़ता है और तब आक्वा उसे उसी पुराने पार्क में ढूंढ निकालता है जहां उनकी कहानियों की शुरुआत हुई थी। जेनी टूट टूट कर रोती है और खुद को बेकार, घटिया और लायक नहीं तक कहने लगती है। उसका आत्मसम्मान जमीन से भी नीचे जा चुका है। तभी अक्वा धीरे से उसके पास आता है और कहता है, दुनिया क्या सोचती है, इसकी कोई अहमियत नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल की आवाज मायने रखती है। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम है कि जब जेनी बाहर जाती है तो लोग उसे गंदी निगाहों से घूरते हैं, ताने मारते हैं और उसका जीना मुश्किल बना देते हैं। अब आक्वा को समझ आ जाता है कि अगर वो अब भी चुप रहा तो जेनी पूरी तरह टूट जाएगी और फिर वो एक ऐसा फैसला करता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। आक्वा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबके सामने ये बड़ा खुलासा करता है कि वो और रूबी उस मशहूर आइडल के जुड़वां बच्चे हैं जिसे बेरहमी से मार डाला गया था। सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ये राज इतने सालों तक छुपा रह गया था। ये खबर आग की तरह ट्विटर, इंस्टाग्राम हर कोने में फैल जाती है। लेकिन इस फैसले से रूबी गुस्से से आगबूला हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी ये सच किसी को नहीं बताएंगे। अक्वा आंखों में सच्चाई लिए बस यही कहता है, अगर मैं ये नहीं करता तो जेनी तबाह हो जाती। लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने एक डायरेक्टर को अपना शरीर बेच दिया, लेकिन अब सबकी जुबान बंद हो गई है। वो आज जिंदा है क्योंकि मैंने सच बोलने का रिस्क लिया। जेनी उसकी इस कुर्बानी से रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए आक्वा को सब कुछ खोते देखा है। और अब जब सारी दुनिया को सच पता चल चुका है, आक्वा के दिल में सिर्फ एक मकसद है, अपनी माँ के कातिल से आखिरी लड़ाई लड़ना। वो जानता है कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन वो डटा रहेगा, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं बल्कि उस प्यार की भी है जो उसे जेनी से है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि अक्वा ने अपनी पहचान खो दी, बल्कि ये कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ उस लड़की की हिफाजत के लिए जिससे वो दिल से प्यार करता है। ऐसा सच्चा और निस्वार्थ प्यार ही आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, और यही वो जज्बा है जिसके लिए जीना चाहिए, लड़ना चाहिए। और रही बात आखिरी जंग की, तो दोस्तों ये सिर्फ इस सीरीज का पहला सीजन था। अगला सीजन अभी तक आया नहीं है, तो मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम इस बात को दिल में रखें कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, प्यार करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे प्यार से जीना ही असली जीत है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।